हेलो एवरीवन, दिस साइड काजल महाजन फ्रॉम एजुकेशन वर्ल्ड। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन जो है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कवर अप किया जाता है। अगर आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन देखें या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस देखें या फिर एसएससी के एग्जामिनेशंस हो, तो जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन रहता है उसमें इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कवर अप किए जाते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के जो है वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किया करेंगे। पूरे के पूरे सेशन के लिए, सारी वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप अपने बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम लोग रेगुलर डेली बेसिस पे जो है वो हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कवर कर पाए। स्टार्ट करते हैं। आज हर एक वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सेटअप किए जाएंगे और देन हम उसमें से इकोनॉमिक्स का पूरा सेक्शन कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, बार्टर ट्रांजैक्शन मींस, यानी कि बार्टर ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है। अब देखो, इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि बार्टर सिस्टम होता क्या था। पहले पुराने टाइम में आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे मैंने कोई चीज दी है, बदले में आपने मुझे कोई चीज दे दिया, वो चीज होती है बार्टर। दैट सिस्टम इज नोन एज बार्टर, जिसमें हम ये करते हैं कमोडिटी इन टर्न ऑफ कमोडिटी। अब कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी इज अ थिंग, कोई भी चीज। जैसे आपने मुझे ये कहा कि मेरे पास वीट है, आप मुझसे वीट ले लो, बदले में मुझको राइस दे दो। तो जो ये चीजों का लेन देन होता है आपस में, उसको हम लोग बार्टर ट्रांजेक्शन कहते हैं, जिसमें एक चीज के बदले दूसरी चीज ले ली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास क्या है? गुड्स आर चेंज्ड विद गोल्ड। आप मुझे गोल्ड दो, मैं आपको बदले में गुड्स दूंगी, या मैं गोल्ड दूंगी, आप मुझे बदले में गुड्स दे दो, ऐसा नहीं है। कॉइन्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मनी फॉर्मेट जो था वो नहीं था। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये इस तरह का, ये एक तरह का इंप्रूवमेंट है बार्टर सिस्टम के ऊपर। क्योंकि जब मनी का एवोल्यूशन हुआ, जैसे गोल्ड कॉइन्स आए, सिल्वर कॉइन्स आए, एंड देन फिर कॉइन्स बनने शुरू हुए, फिर देन करेंसी बननी शुरू हुई, मतलब पेपर नोट्स जो है वो इन सर्कुलेशन आ गया। आजकल तो हमारे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइंस है, डिजिटल करेंसी भी आ गई है। जैसे जैसे मनी का एवोल्यूशन हुआ, वो एक तरह की इंप्रूवमेंट है बार्टर सिस्टम के ऊपर। तो मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज अ काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट ओवर बार्टर। ये बार्टर सिस्टम नहीं है। बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब ये है गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, चीजों के बदले में चीजें ही देनी। अब देखो, इसमें कुछ चीजों का नुकसान भी था, इसीलिए मनी जो है उसको डेवलप किया गया। नुकसान किस चीज का था? सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। देखो, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब ये हर बार जरूरी तो नहीं है कि आपको मेरे से लाइव स्टॉक खरीदना। लाइव स्टॉक का मतलब या तो मुर्गी या बैल खरीदे, या मतलब काउस, बफेलोस, ये सब चीजें खरीदनी है, हॉर्सेस खरीदना है, वो होता है लाइव स्टॉक। अब आपको मुझसे वो चीज खरीदनी है, बदले में मेरे पास वो चीज ही नहीं है जो आपको चाहिए, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, कम हो पाती है। जैसे ये ए और बी दो पार्टीज है, ठीक है? ए इज इन द नीड ऑफ द राइस एंड बी इज ऑल्सो इज इन द नीड ऑफ द राइस, और ये दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं। ए बी को कहता है तू मुझे राइस दे दे, मैं बदले में तुझे बीट दे देता हूँ। तो अब बी कहता है मुझे भी राइस चाहिए, मेरे पास भी बीट है। तो क्या इन दोनों में ट्रांजेक्शन हो पाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसी फिनोमिना को कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि मतलब दोनों पर्सन की वही जरूरतें हैं जो ये आपस में ट्रेड करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है इसमें, बार्टर सिस्टम में। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है? अब देखो, अब उस टाइम पे तो मोबाइल फोन्स थे नहीं। अगर उस टाइम की हम बात करें तो गोल्ड को, सपोज करो एक पर्सन के पास गोल्ड है, या एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन अपना एक घोड़ा बेचने आया हुआ, दूसरे पर्सन के पास क्या है बदले में? सिर्फ वेजिटेबल्स, सपोज करो पोटैटो है, ठीक है? तो अब पोटैटो की वैल्यू घोड़े के बराबर तो हो नहीं जाएगी, है ना? तो एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू तो है ही नहीं है। जैसे आज मनी है, करेंसी नोट्स है ना? हम हर चीज को, चाहे वो लाइव स्टॉक है, चाहे वो गाड़ी है, बैल है, घोड़ा है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो मुर्गा है, चाहे वो खाने पीने का कुछ सामान है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईच एंड एवरीथिंग, बिल्डिंग्स तक, हम हर चीज को किसमें मेजर करते हैं? मनी फॉर्म में मेजर कर लेता है। उस टाइम पे ऐसा कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था ही नहीं, ठीक है? फिर उसके बाद में डेफर्ड पेमेंट्स नहीं पॉसिबल। अब जैसे मैं आज के टाइम पे आपसे 10,000 रुपया बोरो कर लूं, तो आने वाले टाइम में मैंने जब आपको 10,000 रिटर्न करना, तो वो करेंसी फॉर्म में रिटर्न करना ना, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, आने वाले वक्त में जो पेमेंट करनी है। अगर हम बार्टर सिस्टम में चले जाते हैं, जिसमें मैं ये कहूँ कि आप आज मुझे मेरे पास अपना घोड़ा गिरवी रख जाओ, जब आप वापस लेके, मतलब आप अपने वापस लेके जाओगे, तो इन फ्यूचर
या पोटैटोज की बात कर लो, या किसी भी ऐसे ईटेबल्स या ग्रोसरी की बात करो, तो उसमें फ्यूचर पेमेंट्स नहीं हो पाती थी। उसमें इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि वो चीज तो उतनी देर में खराब हो जाएगी। ठीक है, सपोज हो सकता है घोड़ा किसी डिजीज की वजह से मर जाए, वैसे ही मर जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप ये कहो कि आज तुमने मेरे पास अपने 10,000 रुपए दे दिए हैं, 10,000 आलू जो है वो तुम मुझे दे गए हो, और तुम 6 महीने बाद अपने ये 10,000 आलू जो मेरे पास गिरवी रखे वो ले जाना, तो उतनी देर में तो वो खराब ही हो जाएंगे ना। तो डेफर्ड पेमेंट्स तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। और कुछ चीजें होती है वो इंडिविजिबल होती है, सम गुड्स आर इंडिविजिबल, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे आप ये कहो कि 20 किलो चावल के बदले मुझे तुम अपना एक मुर्गा दे दो, है ना, तो वो ये कहता है कि नहीं, मुझे 20 किलो के बदले नहीं, 30 किलो के बदले मैं तुमको मुर्गा दूंगा। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो 20 किलो के बदले आधा मुर्गा दे देगा, क्योंकि वो एक लाइव स्टॉक है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो कुछ चीजें जो है वो इंडिविजिबल होती है, वहां पे बार्टर सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, इसीलिए मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, तो ये सारा बार्टर सिस्टम है, इसको कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी, जहां पे चीजों के बदले चीजों का आदान प्रदान किया जाता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज रिनाउंड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो, हम इकोनॉमी के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, बड़े बेसिक से क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है। अब देखो, रॉबिन्स, केन्स, मार्शल, एडम स्मिथ, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से राइट आंसर है एडम स्मिथ। देखो, वैसे तो इंडिया में चाणक्य को अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है, एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड लेवल पे माना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, क्योंकि एडम स्मिथ ने प्रॉपर फॉर्मेट में इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी। पहले इसकी एक बुक आई थी, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। ये 2 ऐसे वर्क्स हैं इसके, दूसरे वर्क्स का भी मैं भी नाम बताती हूँ। ये 1759 में आई थी, जिसके लिए इसको बड़ा जाना जाता है। वो क्या है, दैट इज एन इंक्वायरी। ये बुक का नाम याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पेपर में पूछा जाता है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें पूछा जाएगा, या तो बुक का नाम दे दिया जाएगा या एडम स्मिथ का नाम दिया जाएगा कि इसकी बुक कौन सी है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये वो बुक है जिसके बेसिस पे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। 1776 में ये पब्लिश की गई थी। ये ईयर भी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडम स्मिथ के नाम पे अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता ना, तो फिर वो किस डेफिनेशन में पढ़ा जाता, मतलब किस सेंस में पढ़ा जाता है, वो डेफिनेशन ही वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है एडम स्मिथ के नाम के साथ। पहला ये कि जीडीपी का कंसेप्ट इसी ने बनाना था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का प्रोपाउंडर जो है ना, जीडीपी का कंसेप्ट सामने लेके आने वाला एडम स्मिथ था। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसमें डिमांड सप्लाई अपने आप ही काम करी जाते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये जो कंसेप्ट है ना, ये भी एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। इसीलिए एडम स्मिथ का नाम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए एडम स्मिथ कौन है। 1759 में थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स उसने दिया था। 1776 में इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसकी डेफिनेशन ही वेल्थ ऑफ नेशंस में मानी जाती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी और जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में एडम स्मिथ ने कहा है। अब अगर जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि थ्योरी ऑफ वेल्थ जो है वो एक तरह की डेफिनेशन है, इसी तरह से 4 और प्रोपोनेंट्स हैं जिनकी अलग अलग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें जैसे एक नाम जो है वो रॉबिन्स का भी आता है। रॉबिन्स ने दी थी स्कैरसिटी की डेफिनेशन। उसने ये कहा था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी। कहने का मतलब ये है कि कमी, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमने उस कमी को पूरा कैसे करना है, या प्रायोरिटी बेसिस पे किस नीड को पूरा करना है। स्कैरसिटी डेफिनेशन जो है वो रॉबिन्स ने दी थी। अगर हम मार्शल की बात करें, ये जो बी ऑप्शन है, केन्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स का प्रोपोनेंट माना जाता है। जो मार्शल है, मार्शल की डेफिनेशन थी वेलफेयर की। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डूइंग द वेलफेयर ऑफ द नेशंस। रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करो कि नेशन का वेलफेयर हो। केन्स को देखा जाता है ग्रेट डिप्रेशन में, मतलब 1930 में जब डिप्रेशन आया था, तब केन्स ने अपनी इकोनॉमिक्स दी थी। अब एक और पर्सन है, दैट इज सैमुअल्सन। ठीक है, सैमुअल्सन, पॉल ए सैमुअल्सन इसका पूरा नाम था। इसने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी कि अगर आप किसी भी नेशन की ग्रोथ को स्टडी करते हो ना, तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक्स है। ये सैमुअल्सन का मानना था। तो ये मैच द कॉलम फॉर्म में भी बड़ा पूछा जाता है कि एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन है, मार्शल का वेलफेयर डेफिनेशन है, रॉबिन्स का स्कैरसिटी डेफिनेशन है, सैमुअल्सन का ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is the writer of the book Wealth of Nation? Wealth of Nation, अब देखो मैंने आपको बताया इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ द कॉजेस ऑफ द नेचर एंड वेल्थ ऑफ द नेशन।
बुक किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने। कब लिखी थी? 1776, 9th ऑफ मार्च 1776 में इसने ये बुक लिखी थी। दूसरा वर्क भी आपने इसका याद रखना, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1759। सो एडम स्मिथ राइट आंसर है। अब देखो ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, हमने पहले भी इसका नाम पढ़ा, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, मॉरल फिलोसफर भी था, इसीलिए उसकी बुक थी थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट। अब इसके द्वारा एक और चीज नोट करो, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट जिसको माना जाता है ना इकोनॉमिक्स में, वो एडम स्मिथ उसका प्रोपोनेंट माना जाता है। इनका मानना क्या था, क्लासिकल स्कूल किसको कहते हैं? इसके अलावा एक और स्कूल है, वो है किनेजियन, वैसे नियो क्लासिकल भी है, किनेजियन भी है। क्लासिकल का मानना ये था कि गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप इकोनॉमी जो है वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से सेट हो जाएगी। ठीक है, कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अपना काम करते रहे। ठीक है, सो क्लासिकल स्कूल में एडम स्मिथ के साथ कुछ और इकोनॉमिस्ट भी थे, वो भी याद करने बड़े जरूरी है, उनका नाम नोट कर लो। एक था जीन बैप्टिस्ट सेज लॉ भी आया हुआ इसका, इसी के नाम से जाना जाता है। एक है डेविड रिकार्डो, ये क्लासिकल स्कूल थॉट के प्रोपोनेंट है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये 5 बंदे थे जो बड़े रेनाउंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द मेन एम्फेसिस ऑफ केनेजियन इकोनॉमिक्स। अब बात आ रही है केनेजियन इकोनॉमिक्स का मेन फोकस जो है वो किस चीज के ऊपर था? एक्सपेंडिचर पे, एक्सचेंज पे, फॉरेन ट्रेड पे या टैक्सेशन पे? अब पहले ना केनेजियन इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। केन्स जो है ना वो 1930s में सामने आया। उस टाइम पे पूरी इकोनॉमी जो है ना वो डिप्रेशन फेस कर रही थी, कोई पैसा खर्चने को तैयार नहीं था, कोई चीज खरीदने को तैयार नहीं था। उस टाइम पे केन्स ने कहा कि अब ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे एडम स्मिथ वगैरह, उनका ये कहना था कि मार्केट अपने आप ठीक हो जाएगी, तो फिर ठीक क्यों नहीं हो रही? फिर उसने अपनी एक बुक लॉन्च की, दैट वाज जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जाती है ये भी। 1936 में ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसका कहना ये था कि डिमांड साइड थ्योरी जो बनाई है ना वो केन्स ने बनाई है, मतलब इसका व्यू पॉइंट ही डिमांड साइड थ्योरी थी। इसका एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं ना, जो इकोनॉमिक्स के वैसे बच्चे हैं उनको पता होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन प्रोपोनेंट जो है वो भी केन्स है। ठीक है, उसकी अगर थ्योरी देखी जाए ना तो उसमें रोल ऑफ डिमांड देखा जाता है। डिमांड कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। स्टिकी वेजेस देखा जाता है। उसने ये कहा था कि अगर आपके पास 100 बंदा काम कर रहा है ना, उसमें से 20 को निकाल दो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 के 100 को रखने के चक्कर में सबकी वेजेस जो है वो कम कर दो, ऐसा ना करो, ले ऑफ कर लो बट वेजेस कम ना करो। और लिक्विडिटी ट्रैप की बात की थी इसने, इसमें उसने ये कहा था, इकोनॉमिक कंट्रैक्शन को पढ़ा था कि किस तरह से मनी की या करेंसी की सर्कुलेशन जो है वो इकोनॉमी में कम की जा सकती है। ठीक है, दैट वाज लिक्विडिटी ट्रैप। सो ये इसकी कुछ थ्योरीज भी थी। कहना इसका क्या था? कहना इसका ये था कि केन्स ने ये कहा कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस मस्ट है, गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर ना करे तो कोई भी इकोनॉमी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, और प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट करता है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। केन्स का कहना था गवर्नमेंट ही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर सकती है, मतलब बिना किसी लालच के वही अलग अलग एरियाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की एग्जांपल ले तो नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है वो बहुत ज्यादा हिली एरिया आ जाता है ना, तो वहां पे इतनी ज्यादा फैक्ट्री सेटअप नहीं है, पर हमेशा गवर्नमेंट ही कोशिश करती है कि वहां पे जाके जो है वो और ज्यादा उस एरिया को डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाए, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाए, और उसको डेवलप किया जाए। दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये केन्स का कहना था कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहिए तो पूरे नेशन में, मतलब हर एक कंट्री जो है वो अपनी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को बढ़ाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। उसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, गवर्नमेंट खर्चा करे, तभी लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और अल्टीमेटली आउटपुट भी क्रिएट होगी। आउटपुट क्रिएट होगी, ऑब्वियस है लोग स्पेंड करेंगे और मनी में, इकोनॉमी में सर्कुलेशन होगा मनी का। अगला क्वेश्चन आया, हु कॉइन्ड द कांसेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब पहले ये पढ़ते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है, ये वैसे बनाया किसने था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन माइनार्ड केन्स ने बनाया था पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इसको पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स भी कहते हैं, इस नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट भी कहते हैं, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग्स भी कहते हैं। अब ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या सेविंग्स है क्या? इसका कहने का मतलब है, अगर आप शॉर्ट टर्म में सेविंग्स करते हो, अगर मैं आज के दिन अपने 100 रुपए में से 80 रुपए की बचा लूं और 20 रुपए खर्च करूं,
तो कहता है ये सेविंग आप स्पेंड नहीं करोगे, ठीक है, अगर ये पैसा खर्चा नहीं तो ये इकोनॉमी में जाएगा नहीं, ठीक है, आपका एक्सपेंडिचर किसी की इनकम होती है, ठीक है, इकोनॉमी में जाएगा नहीं मतलब परचेज नहीं होगी, अगर आप खर्च नहीं करोगे तो परचेज नहीं होगी, अगर किसी प्रोडक्ट की परचेज नहीं हो रही या कम हो रही है तो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन ये समझेगा या मैन्युफैक्चरर ये समझेगा मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कम है, प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो वो उसको बनाना कम कर देगा, यानी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, अगर उस चीज की प्रोडक्शन ही कम है तो उसमें अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। तो ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट केन्स ने एक्सप्लेन किया था, कहता है अगर आप सेविंग्स ज्यादा करते हो तो इन फ्यूचर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी कम, ठीक है, क्योंकि कुछ पैसा देखो, इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग्स, सॉरी कंजम्पशन एंड सेविंग्स, या तो आप कंज्यूम कर लो या आप सेव कर लो, दो ही चीजें होनी है। 100 रुपए में से आपने 20 रुपए खर्च लिए, 80 रुपए आपने बचा लिया, अब ये 80 रुपए तो इकोनॉमी में नहीं जाते, ठीक है, कहीं इन्वेस्ट नहीं होने। सो ये चीज उसने कही थी कि ज्यादा से ज्यादा सेव करोगे कंजम्पशन होगा तब, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट होगी कब। अब आजकल तो क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा तो हम वहां पे सेव कर लेते तो वो इकोनॉमी में इनडायरेक्ट वे से चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी। अब दो तरह की इकोनॉमीज होती है, एक होती है ओपन, एक होती है क्लोज्ड। ओपन वो होती है आप बाहर वाली कंट्रीज के साथ ट्रेड करो, इंपोर्ट भी करो सामान, बाहर से मंगवाओ भी, बाहर बेचो भी, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जहां पे ना तो इंपोर्ट्स होते हैं और ना ही एक्सपोर्ट्स होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है। अब देखो क्लोज्ड इकोनॉमी का एक और नाम है, इसको आइसोलेशनिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है या ऑटार्की भी बोला जाता है, ठीक है, AUTARKY, दैट इज ऑटार्की, ऑटार्की भी बोला जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी को। देखो हमारी इंडियन इकोनॉमी जैसे 1947 के बाद हम लोग आजाद हो गए थे ना, पहले तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, 1947 के बाद क्या प्लान किया गया, ये प्लान किया गया कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी पे किसी का राज नहीं चाहिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बाहर वालों के साथ ट्रेड कम करें, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमने फिजिकल डेफिसिट, बजटेड डेफिसिट एंड ऑल बड़े डेफिसिट फेस किए, अल्टीमेटली क्राइसिस आ गए थे और हमें 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लागू करनी पड़ गई थी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमने लागू किया। पर उससे पहले हम जो चल रहे थे ना, हम क्वाज़ाई टॉर्की में चल रहे थे, यानी हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वही मंगवाते थे, ज्यादा चीजें हम नहीं मंगवाते थे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पे फोकस करते थे, क्वाज़ाई टॉर्की थी। पर एलपीजी 1991 में एलपीजी आने के बाद हमने जैसे ही ग्लोबलाइजेशन इंप्लीमेंट किया हमारी ऑटार्की खत्म हो गई, वही खत्म हो गई, हम ओपन इकोनॉमी में एंटर कर गए क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल एरिया को लिबरलाइज कर दिया, अब एमएनसीज यहाँ पे आ भी सकती है, हमारी जो कंपनीज है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वो बाहर जा भी सकते हैं। अब देखो इस टाइम पे भी वर्ल्ड में कोई प्रॉपर ऑटार्की या क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, नॉर्थ कोरिया को माना जाता है पर एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया भी कुछ चीजें जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसको प्रॉपर ऑटार्की नहीं कह सकते, क्वाज़ाई ऑटार्की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, the working of the price mechanism in a free market economy refers to which one of the following। फ्री मार्केट से पहले तो याद कर लो एडम स्मिथ ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था फ्री मार्केट का। फ्री मार्केट क्या है, एक तरह का टाइप ऑफ इकोनॉमी है, इसमें क्या होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी इसको बोला जाता है, डिमांड सप्लाई का इसका मैकेनिज्म रहता है पूरा पूरा, मतलब जिस चीज की डिमांड है उसी चीज को लोग बनाएंगे, उसी को बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, खत्म, गवर्नमेंट को कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि इंटरप्ले ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यही चीज जो है वो यहाँ पे रहती है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का, प्राइवेट सेक्टर इसमें ज्यादा रहता है। तीन तरह की इकोनॉमीज होती है, एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है कैपिटलिस्ट यानी कि फ्री मार्केट, एक होती है मिक्स्ड। हमारी इंडिया के मिक्स्ड है जिसमें कैपिटलिस्ट भी है सोशलिस्ट भी है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कूल्स भी मिलेंगे, प्राइवेट भी मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस भी मिलेंगे, प्राइवेट भी मिलेंगे, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी मिलेंगी। फ्री मार्केट में होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ नहीं होता। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के ऊपर सब कुछ चलता है और सबसे बड़ा मोटिव इस मार्केट का होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन इज प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है, अब देखो हमारे पास सेक्टर्स जो है ना वैसे यूजुअली माना जाता था, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्सरी सेक्टर होता है। अब आजकल कुछ नई एडिशंस भी हो गई हैं, दैट इज क्वार्टरनरी सेक्टर भी एक होता है और क्विनरी सेक्टर भी एक होता है, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर है ना उसमें हम एक्सट्रैक्शन का काम करता है, जैसे आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट कुछ मेटल्स निकालिए या एग्रीकल्चर, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर होता है। सेकेंडरी होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें कंस्ट्रक्शन आ जाता है, प्रोसेसिंग आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, ये सब चीजें सेकेंडरी में आ जाती है। टर्सरी होता है सपोर्ट टू सर्विस सेक्टर,
सपोर्ट टू सेकेंडरी सेक्टर, ये अपने आप में सर्विस सेक्टर है, इसमें बैंकिंग आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, ये सब चीजें जो है ये टर्शरी, हॉस्पिटल जिसमें आ जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस इसमें आ जाती है, ये टर्शरी सेक्टर आता है। फिर एक सेक्टर आता है क्वाटर्नरी सेक्टर। क्वाटर्नरी सेक्टर होता है जब आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो, ठीक है, किसी भी प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प ले रहे हो, जिसमें आप ये कह लो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम आ गया, ठीक है, वो काम जो है वो क्वाटर्नरी सेक्टर में आता है। फिर एक आता है क्विनरी। क्विनरी में ये होता है जो फर्स्ट क्लास ऑफिशियल्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, उनकी सर्विसेज जो है वो क्विनरी सेक्टर में आती है। इसमें कल्चरल हेरिटेज भी आ जाता है, हेल्थ सेक्टर भी आ जाता है, तो ये होता है क्विनरी वाला। अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हो वो आ जाएगा क्वाटर्नरी में, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एक्टिविटी? अब माइनिंग प्राइमरी एक्टिविटी है, ये राइट आंसर है। प्रोसेसिंग सेकेंडरी है, फैब्रिकेशन सेकेंडरी है, इंडस्ट्रियल है, मैन्युफैक्चरिंग भी सेकेंडरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेयरी कम्स अंडर विच ऑफ द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स कहां से मिलता है हमें? एनिमल से मिलता है, ठीक है, आउट ऑफ द नेचर ही काइंड ऑफ हो गया। सो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ये किसका पार्ट है? प्राइमरी का। तो डी ऑप्शन हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन ब्लैक इकोनॉमिक्स ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बताया, वापस तीन स्ट्रक्चर है, एक है सोशलिस्ट, एक है मिक्स्ड और एक है कैपिटलिस्ट। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने डुअल पूछा हुआ है, डुअल का मतलब क्या होता है? डुअल का मतलब होता है एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी है। एग्रीकल्चर आपका कम डेवलप है, इंडस्ट्री आपकी पूरी डेवलप्ड है। एक तरफ से आपकी इकोनॉमी कुछ सेक्टर्स में अंडर डेवलप्ड है, एक तरफ से आपकी इकोनॉमी बड़ी जगह प्रोग्रेस भी कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं डुअल इकोनॉमी, वो होता है डुअल। सोशलिस्ट होता है जिसमें सारा कुछ गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मिक्स्ड होता है जिसमें इंडिया इकोनॉमी जिसमें आती है, सोशलिस्ट भी है और कैपिटलिस्टिक भी है, दोनों का मिक्सचर है। कैपिटलिस्टिक होता है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कौन सी चीजें नहीं आती? लार्ज इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज या रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज। रियल एस्टेट में क्या होता है? आपके पास प्रॉपर्टी होती है, आप उसको बेचते या खरीदते हो, वो काइंड ऑफ आप सर्विस देते हो, ये टर्शरी सेक्टर आता है, ठीक है। इसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल तीनों इंडस्ट्रीज आती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर? टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर। वर्किंग इन अ कॉल सेंटर, ये हमारी सर्विस है। ट्यूशन ऑक्यूपेशन, ये भी हमारी सर्विस है। बी कीपिंग, ये भी हमारी सर्विस है। बैंकिंग, ये बी कीपिंग इज नॉट आवर सर्विस, इट इज अ प्राइमरी, हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। बैंकिंग हमारी सर्विस है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी वेयर? मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रॉम्प्टेड बाय द स्टेट। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों स्टेट के अंडर है। को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। देखो कई बार ना हमें नियरेस्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है, बट जब हमें एग्जैक्ट मीनिंग ही पता तो हम सीधा आंसर मार्क करके खत्म करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विद रेफरेंस टू द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर कौन सा सेक्टर होगा? जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसमें गवर्नमेंट की 51% और मोर, 51% या उससे ज्यादा की स्टेक होल्डिंग है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, पब्लिक यूटिलिटी सोर्सेज प्रोवाइड करना। दूसरा, सोशल या इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल देना। तीसरा, बैलेंस रीजनल या सेक्टोरल ग्रोथ या टू परस्यू द इजालिटेरियन गोल्स। अब पब्लिक सेक्टर को अगर देखा जाए तो पब्लिक ये भी देखती है कि सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, पब्लिक यूटिलिटी लेवल पे पूरे इंडिया के हर एक कॉर्नर में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट है, चाहे वो साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, सेंट्रल इंडिया, कुछ भी है, या हमारे जो गोल्स हैं उसको भी प्रमोट किया जाए, हर सेक्टर में ग्रोथ की जाए, तो सारी चीजों के ऊपर फोकस रहता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय बुलॉक कैपिटलिस्ट? बुलॉक कैपिटलिस्ट किसको बोलते हैं? अब ये टर्म पता कहां से आई है? पहले ना अंग्रेजों के जमाने में हमारे यहाँ पे था जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा, ठीक है, बाद में क्या किया गया? जमींदारी सिस्टम को 1960 में अबॉलिश किया गया था। जमींदारी सिस्टम को 1960 में अबॉलिश कर दिया गया था। किया क्या गया था? यहाँ पे क्या हुआ, जमींदार जो है वो खत्म हो गए। पहले वो इंटरमेडाइज होते थे, मेरे पास जैसे जमीन है, आप मेरी और जो जिसको चाहिए कल्टीवेटर, जो स्टेट कलेक्ट करती है रेवेन्यू, उनके बीच में मिडिल मैन का काम करते थे। ये सिस्टम इन्होंने कर दिया खत्म। अब बंदे रह गए दो, एक जिनके पास अपनी जमीन है और वो क्या करते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं कि जाओ इसके ऊपर खेती बाड़ी करो। दूसरा, मीडियम साइज की जमीन है जिनके पास, जो खुद करते हैं खेती, सेल्फ फंडेड है, ठीक है, ये खुद खेती करते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं, बाकी जाके मार्केट में बेच लेते हैं, ये सेल्फ फंडेड होता है। ये जो ग्रुप है ना,
इस ग्रुप को बुल्लॉक कैपिटलिस्ट ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि एक खुद खेती करते हैं, दूसरा जो पैसा बचे वो इनका अपना प्रॉफिट होता है, जैसे मर्जी यूज करें, कुछ जो भी प्रोड्यूस होता है वो अपने लिए रखते हैं, बाकी मार्केट में बेच देते हैं। तो अब ये इनके पास होते चाहिए सेल्फ फंडेड है, पर इनके पास मीडियम रेंज में रहती है जमीन। तो ये फार्मर्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, बट ये बहुत ज्यादा रिच नहीं है, ताकि ये रेंट पे दे सके अपनी सारी जमीन की। चलो आप वैसे तो इनको रेंट भी आएगा वहां से, बट ये खुद करना ज्यादा बेटर समझते हैं। तो ये वो है हु आर नॉट वेरी मच रिच, बहुत ज्यादा रिच नहीं है, पर अपनी रिसोर्सेज उनके पास है। नेक्स्ट इज कंट्रीज नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल किसको कहा जाता है? अब देखो किसी भी कंट्री में ना उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते ही होते हैं, जिसकी दो कैटेगरीज है। एक होता है सब सॉइल एसिड्स, एक होता है अबायोटिक फ्लूइड्स। ठीक है, अबायोटिक का नाम से ही पता लग रहा है, जैसे सोलर हो गया, विंड एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, पानी से हम हाइड्रो एनर्जी क्रिएट करते हैं, और रहती है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। ये तो हो गए हमारे अबायोटिक फ्लूइड्स। अगर हम सबसॉइल एसिड्स की बात करें तो इसमें अर्थ एलिमेंट्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो अब यहाँ पे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, रोड्स, ये सारी चीजें हमारी नेचुरल कैपिटल है। रोड मींस काइंड ऑफ अर्थ क्रस्ट जो आपके पास है, ठीक है। पर वाटर जो है वो हमारा नेचुरल कैपिटल में इंक्लूड, सॉरी, कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रोड्स जो है वो इसका पार्ट नहीं बनती। वाटर भी रहता है, फॉरेस्ट भी रहता है, और मिनरल्स भी रहता है। नेक्स्ट है द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडिया इज फीचर्ड बाय। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर हम बात करें, अब देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे देखें ना, नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे, तो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होता है। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे देखें तो हमारे पास क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो हमारे पास है ना, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, आईआरडीए एक्ट लगता है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है। सो इसी तरह से वो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड होता है जैसे सेठ हो गए गांव में, जो ऐसे ही लोन दे देते हैं, ऐसे पैसा दे देते हैं, गिरवी रख लेते हैं, है ना, जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होता है जिसपे गवर्नमेंट का लीगल रूल रेगुलेशन वगैरह नहीं रहता। यहाँ पे ज्यादातर कैश फॉर्म में डीलिंग होती है, यानी सबसे ज्यादा करेंसी डीलिंग होती है, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं होती। बार्टर तो खत्म ही हो गया एक तरह का, फॉरेन एक्सचेंज ऑब्वियस है, रेगुलेटेड है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से लिया गया? देखो ग्रीस में, कंट्री में सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था। किसने किया था? अरिस्टोटल ने। ये भी पता होना चाहिए आपको, अरिस्टोटल ने ग्रीस में सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था। तो ये ना ग्रीक ओरिजिन है। इकोनॉमिक्स वर्ड को वो कहता था ओइकोनोमोस। ठीक है, ओइको प्लस नोमोस। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था हाउस होल्ड स्टडी, घर को कैसे मैनेज करना, घर में जो पैसा आता है, जो मतलब हम कमा रहे हैं, घर की कमाई को कैसे मैनेज करना ताकि घर का गुजारा हो सके। हाउस होल्ड मैनेजमेंट से शुरू करते 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 स्टेट मैनेजमेंट पे आ गए, सिटी मैनेजमेंट पे आ गया, स्टेट मैनेजमेंट पे आ गया कि पूरे राज्य को कैसे मैनेज करना। तो ये एक ग्रीक वर्ड का ओरिजिन है, ओइकोनोमस वर्ड था ये, OIKONOMOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जॉन माइनार्ड केन्स इज बेस्ट नोन फॉर इकोनॉमिक्स थ्योरी हेल्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री। जॉन माइनार्ड केन्स जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है? वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है। बुक किसकी याद करके जानिए, 1936 में छपी थी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इसका कहना था गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ व्हिच इकोनॉमी। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये क्या किस में आती है? कैपिटलिस्टिक में। किस में आती है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आती है। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज करेंगे। इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक को हमारे वीडियो देख के कवर अप कीजिए। थैंक यू।